हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश का गजक के नाम से मशहूर मुरैना जिला। जी हाँ, मुरैना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट। मुरैना जिला एक नजर में मुरैना की बेसिक जानकारी की अगर हम बात कर ले तो कहां पर यह स्थित है, तो उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश के चंबल डिवीजन के अंतर्गत आता है मुरैना जिला, जिसका भौगोलिक विस्तार कितना है 25 डिग्री से 26 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 30 से 78 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के मध्य मुरैना डिस्ट्रिक्ट स्थित है। तो यह आपको पता होना चाहिए, इसकी बेसिक जानकारी आप रखिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि मुरैना जिले के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है। उत्तर पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है तो भिंड है व आगरा। जो आगरा कहां पर है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, धौलपुर है, करौली है, जो कि राजस्थान के 2 जिले हैं। यह दक्षिण पूर्व में ग्वालियर पड़ेगा, यह याद रखना है। दक्षिण पश्चिम में सोयपुर डिस्ट्रिक्ट है और दक्षिण में शिवपुरी। तो इतने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है मुरैना डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से आप ध्यान दें यहां पर कि उत्तर प्रदेश के साथ एक जिला है आगरा, ओके। वहीं आप देखेंगे कि राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि 3 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए, तो एक नजर में हमने समझ लिया कि मुरैना जिला क्या है। आपको बता दें कि इस लेक्चर में आपको आज तक जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आप नहीं पढ़ पाए, वैसे एक से बढ़कर एक अमेजिंग फैक्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास में। चलिए, अब हम बात कर ले कि क्षेत्रफल कितना है मुरैना जिले का। 4989 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4989 वर्ग किलोमीटर में मुरैना जिला फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का 34वां जिला है, यानी कि इसका जो स्थान बनता है वो 34वां है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, चंबल है, आसान है, कुंवारी है और सांक। लिंग अनुपात कितना है, 829 है। कुल साक्षरता दर की अगर हम बात कर लें 71.03%, और इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर मुरैना जिला 20वां स्थान रखता है। आपको ये समझना होगा इसके बेसिक जानकारी को। वहीं अगर हम बात कर ले यहां पर सांक रिवर पर सबसे पहले विद्युत का उत्पादन शुरू किया गया था 1905 में। इस पर डैम बनाकर, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया गया था। इस तरह से हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश में इसी रिवर पर जो परियोजना बनी थी वहीं से बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पे, ओके। आप चर्चा करते हैं पर्यटन स्थल व जिले की अन्य जानकारियां। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण जानकारियां मुरैना जिले की मिलने वाली है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक आपको नहीं पढ़ने को मिली है। आइए समझते हैं। आप कहेंगे सर 64 योगिनी, बोलिए बहुत बेसिक है सर, हमने तो पढ़ा है इसको। तो मैं कहूंगा बिल्कुल पढ़ा है, पर जैसा इसको पढ़ने की आवश्यकता थी वैसा आपने इसको नहीं पढ़ा है, और अब इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। चलिए समझते हैं। 64 योगिनी मंदिर, अब ये बेसिक है कि मुरैना जिले में है, क्योंकि मुरैना जिला पढ़ ही रहे हैं हम। पड़ावली के पास मितावली गांव में है, राइट। यह एक बेसिक जानकारी है इसकी। चलिए इसके फैक्ट बताऊंगा आगे। 1323 ईस्वी का एक शिलालेख है यहाँ पर, और उस शिलालेख के अनुसार इस मंदिर की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कच्छप घात, या इनको हम कच्छप भी कहेंगे, तो कच्छप घात राजा जो थे देवपाल, कौन थे, देवपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब ये क्या था, अगर इसके पूर्व अगर हम देखें तो 1075 ईस्वी में जब इसका निर्माण नहीं हुआ था, तो यह एक पहाड़ी थी, ओके, और इस पहाड़ी पर ज्योतिषी केंद्र था, यानी कि यहां पर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिषी
गणित में शिक्षा प्रदान करने का यह एक स्थान था। इसी से प्रेरणा लेते हुए जो कच्छप घात राजा थे देवपाल, उन्होंने मितावली में इसका निर्माण करवाया और यहाँ पर ये 64 योगिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं आपको बता दूं कि फैक्ट क्या है मितावली। आपने कहा कि सर हमने पढ़ा है, अब मैं कहूंगा कि देखिए वैसे नहीं पढ़ा जैसे पढ़ने की आवश्यकता थी। आइए समझते हैं इसको। अब मितावली में क्या है और क्यों है मितावली। यहां पर अनुश्रुति या कहूं कि जनश्रुति, इसके अनुसार यह क्षेत्र जो था कुंती के दत्तक पिता कमांत भोज, कुंती के दत्तक पिता कमांत भोज ने इसको बसाया था। यह याद रखिएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मितावली को किसने बसाया था, तो यह प्रश्न अगर हो तो कुंती के पिता जो दत्तक पिता थे कमांत भोज, उन्होंने इसको बसाया था। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि ये जो मितावली वाला जो क्षेत्र था, यह नागवंश जो मैंने आपको पढ़ाया था विदिशा में, नाग राजाओं की एक प्रसिद्ध नगरी थी कांतिपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया मितावली आता था। तो कांतिपुरी के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र था। अब कांतिपुरी किनकी नगरी थी अब सभी को पता है, नाग राजवंश की थी। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप कहेंगे सर इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, तो मैं कहूंगा कि अभी धैर्य रखिए, अभी जिला आप पढ़ना शुरू किए हैं, आगे देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है, जो अभी हमने देख लिया इसको 100 महादेव मंदिर यानी कि 100 महादेव मंदिर के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। यहां पर यह मंदिर है, तो ये भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। यह एक योगिनी मंदिर है और 64 योगिनियों को यह समर्पित है। भीतर छोटे छोटे 64 कक्ष बने हुए हैं। उन्हीं कक्ष में योगिनी यानी कि टेंपल कह सकते हैं कि भगवान शिव को स्थापित किया गया है। मंदिर की संरचना इस प्रकार की गई है कि भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित रहता है। यह भूकंप जोन भारत के क्रमांक 3 में पड़ता है। शायद ये भी मुझे लगता है कि आप पहली बार जान रहे होंगे कौन से जोन में आता है, क्रमांक 3 में। आप आगे देखेंगे यहां पर पूरा मंदिर 100 से अधिक खंभों पर टिका है। इस तरह के जो पिलर्स है वो कितने हैं, 100 है। और नई दिल्ली का जो संसद भवन है, ये बेसिक है, नई दिल्ली का जो संसद भवन है वह इसी से प्रेरित है, यानी कि इसकी कॉपी ऑफ रिप्लिका है वह। तो यह याद रखना है प्रतिकृति इसकी। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय कहते थे। यह अमेजिंग फैक्ट है आप लोगों के लिए, ये जरूर समझे। क्या देखेंगे यहां पर कि प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रियाओं का विश्वविद्यालय कहते थे, यह भी याद रखना है। ओके, आप आइए समझते हैं कि 64 योगिनी के नाम से मध्य प्रदेश में कुल कितने मंदिर हैं। मैं आपको बता दूं, एक तो आपने पढ़ लिया मुरैना में। छोटा सा मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लेते हैं समझने के लिए। अब यहां पर आपने देख लिया मुरैना में, एक हो गया आपका 64 योगिनी टेम्पल मुरैना का, ठीक है। अब दूसरा कहां पर है, दूसरा जो है वो जबलपुर में है, और जबलपुर में है ये, यहां पर भी है 64 योगिनी मंदिर। ये किस नाम से प्रसिद्ध है, गोलकी मठ के नाम से, गोलकी मठ के नाम से। और इसमें भी क्या है, ये इस तरह से ही बना हुआ है और यहां पर भी 64 देवियों को समर्पित है। और इसकी विशेषता यह है कि यहां पर जो भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है 64 कक्षों में, वो खंडित है और ये खुली छत का मंदिर कहलाता है। भारत का इस तरह का एकमात्र मंदिर है, ये भारत का एकमात्र इस तरह का मंदिर है, खुली छत का मंदिर है। कलचुरी राजाओं ने इसको बनवाया था, उनकी डिटेल हम कवर करेंगे कहां पर, जब हम जबलपुर जिले को पढ़ेंगे। तो आप एक और है, अब एक कहां पर है, तो एक आपका है यहां पर
खजुराहो में। इस तरह से मध्य प्रदेश में 3 64 योगिनी मंदिर है। इनमें सबसे जो प्राचीन मंदिर है वह कहाँ का है? खजुराहो का है। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर है 64 योगिनी? वह खजुराहो में। ओके, और ये जरूर याद रख लीजिएगा, तांत्रिक क्रियाओं का विश्वविद्यालय कहते थे इसको। अब आगे चर्चा करते हैं सिहोनिया। इसको सोहनिया या प्राचीन सिंहपनिया और वर्तमान में सिहोनिया या फिर कहे टक्कर मठ के रूप में जाना जाने वाला यह एक शिव मंदिर है जो कच्छप घाट राजा कीर्तिराज के द्वारा 1025 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1025 में ये बनाया गया था, जब उन्होंने ये 22 है, सॉरी 1022 है ना, इसको 22 करना है आप लोगों को। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर हमारी, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा सुधार करना है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये 22 है। ओके, चलिए, तो यहां पर आप ध्यान देंगे। अब कीर्तिराज राजा कौन थे? देखिए, कीर्तिराज राजा कच्छप घात राजा थे, और जब 1022 में ग्वालियर व सिवोनिया पे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, बट समझना है। यहां पर किसने आक्रमण किया था? यह आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, और यहां पर मोहम्मद गजनवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। और उसी जीत के उपलक्ष्य में कच्छप घात राजा जो थे कीर्तिराज, उन्होंने इसको अपनी रानी ककनावती के नाम पर बनवाया। किसके नाम पर बनवाया? ककनावती के नाम पे, ककनावती के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और यह मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है, जैसे पहले भी यहां पर बता दिया, शिव मंदिर है ये। अब इसकी अगर शैली पूछी जाए कि भाई कौन सी शैली में ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये पंचायतन शैली में है। कौन सी शैली में बना हुआ है ये? पंचायतन शैली। अब पंचायतन शैली क्या होती है? कि ये मंदिर है, ठीक है, ये मुख्य मंदिर है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये मुख्य मंदिर है। इसके चारों ओर छोटे 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 4 और मंदिर होते हैं, इधर है, इधर है, इधर है और इधर। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? पंचायतन शैली में बना मंदिर कहेंगे, ठीक है, यह याद रखना है। दूसरा कि इसको देखा किसने, खोजा किसने? 1864 और 65 में किसने डिस्कवर किया था? कनिंघम ने। कनिंघम ने यहां का दौरा किया था। तो यहां से इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यह आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप मोहम्मद गजनवी को कौन कौन से राजाओं ने परास्त किया था जब वो मध्य प्रदेश में थे? तो देखिए, आपने पढ़ा कि कच्छप घात राजा ने परास्त किया, ठीक है। इसके बाद चंदेल शासक जो थे विद्याधर, ठीक है, विद्याधर ने भी इनको परास्त किया था, और बदले में उनको इन्होंने 15 किले इनाम में दिए थे। तो वह जानकारी आपको कहां मिलेगी? जब हम बुंदेलखंड पढ़ेंगे, यानी कि बुंदेलखंड के पन्ना डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इनको जब कवर करेंगे, खजुराहो पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर। अब आगे चर्चा करते हैं क्या एरर आ गया है, ठीक है, ओके, चलेगा। अब चर्चा करते हैं बटेश्वर मंदिरों का समूह। बटेश्वर मंदिर समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मितावली के पास में है, मितावली, पड़ावली और बटेश्वर। अब इस मंदिर का नाम बटेश्वर क्यों है और कैसे है, ठीक है, तो कहा जाता है कि भगवान शिव के अवतार यानी कि श्रृंगार करने वाले भूतेश्वर से लिया गया था, ठीक है, इसी से इसका नाम क्या हो गया? बटेश्वर हो गया है। इसी से इसका नामकरण क्या हो गया? बटेश्वर हो गया। ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य
बना था और यहाँ पर 200 शिव मंदिर की एक लंबी श्रृंखला थी। कितने? 200 शिव मंदिर उस समय यहाँ पर बने हुए थे। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अगर ये आपसे पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम। अब कौन थे नागभट्ट? तो नागभट्ट प्रतिहार राजाओं ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए कि बटेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कौन से राजवंश ने कराया था? तो आप आंसर कर सकते हैं प्रतिहार। राजा का नाम पूछे तो नागभट्ट फर्स्ट। ओके, और ये इस तरह के मंदिर, ये देखिए अभी की जो संरचना में इसको खड़ा किया गया है पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा। बाकी ये पूरे 200 के 200 मंदिर पूरे बिखरे हुए थे। बड़ी प्लानिंग के तहत इनको यहाँ पर सेटअप किया गया। चलिए अगली स्लाइड में समझाता हूँ। यहाँ का पहला मंदिर, लगभग जो फर्स्ट मंदिर था, वो 1300 साल पहले गुर्जर प्रतिहार यानी कि नागभट्ट प्रथम ने निर्मित करवाया था। अब हुआ ये था कि 13वीं शताब्दी में यहां पर बताते हैं कि भूकंप के झटके आए थे, या कहना कि भूकंप आया था, तो उसमें जो ये मंदिर थे, क्योंकि एक बैलेंसिंग पर बनाए गए मंदिर थे, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इनकी इस तरह से इन मंदिरों को तैयार किया गया था। तो उस भूकंप में सारे 200 के 200 मंदिर यहाँ पर गिर गए, धराशायी हो गए। काफी समय तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस क्षेत्र में जा सके। फाइनली 1882 में फिर कनिंघम जाते हैं, पहुंचते हैं यहाँ पर, और कनिंघम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि उन्होंने जब वहां का दौरा किया तो उन्होंने एक बड़ा मंदिर पाया, यही भूतेश्वर मंदिर के नाम से है। तो स्थानीय रूप से मतलब कि वहां जो जंगल में रहने वाले उस समय के डाकू थे या फिर जो भी आसपास के लोग थे, उनसे पूछा तो भैया किस नाम से आप जानते हैं? तो बोले इसको भूतेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसको लिख दिया। आप कनिंघम कब गए थे? 1882 में गए थे। ओके, और पुरातत्व विभाग की टीम कब पहुंच रही है? 2005 में। भारत आजाद हो गया। 1951 में कहीं स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया गया भारत में। अब बटेश्वर मंदिर समूह अभी भी सबकी नजरों से ओझल था। अब क्यों ओझल था यह भी समझना है आप लोगों को। 2005 में यहां पर, या उसके पहले कहें कि डाकुओं का आधिपत्य था और कोई भी यहां जाने से डरता था, इसीलिए इतना लेट हुआ। फाइनली पुरातत्व विभाग की टीम ने यहां पर विजिट किया 2005 में। दसायु सरगना डाकू निर्भय से गुज्जर से अनुमति मिलने के बाद, देखिए 2005 में भी एक डाकू से परमिशन लेनी पड़ रही है, उनसे अनुमति लेनी पड़ रही है निर्भय सिंह से। अब क्या होता है कि अनुमति मिलती है, उसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम के निर्देशक जो थे के मोहम्मद के संरक्षण में यहाँ पर काम शुरू हुआ। और अब तक जो है, आज तक अगर हम देखें तो 100 के ऊपर, यानी कि 100 मंदिर के ऊपर मंदिर खड़े किए जा चुके हैं, यानी कि वापस उनको सेटअप कर दिया गया है 2005 से अब तक में। तो यह याद रखना है। संबलगढ़ का किला, यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। इस किले की नींव 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर के द्वारा, जो सबला गुर्जर राजा थे उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो करौली। अब करौली कहां पड़ता है? ये राजस्थान का एक जिला है। तो करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने इसको पुण्य किया था, और यह है संबलगढ़ का किला। इस किले में नवल सिंह की हवेली स्थित है। आप ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मध्य प्रदेश में नवल सिंह की हवेली कहां पर है। ध्यान दें कि मध्य प्रदेश में नवल सिंह की हवेली कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न हो तो संबलगढ़ का किला और उसी किले के अंदर नवल सिंह की हवेली है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे गन्ना बेगम, या कहें इनको गोना बेगम, और नूराबाद का मकबरा। आप कहेंगे सर कि हमने तो पढ़ा है और हमारे पास हमने बस समझ लिया है कि गोना बेगम या गन्ना बेगम का मकबरा कहाँ है, तो वह बोले मुरैना में है। चलिए, मैं कहूंगा कि आपने एक नाम मात्र की जानकारी जुटाई होगी या फिर नाम मात्र अभी पढ़ा होगा। जो फुल मात्रा में पढ़ने को मिलने वाला है वो आज ही आपको यहीं पर मिलने वाला है। देखिए कैसे।
आपने सिर्फ गन्ना बेगम को जाना है, उसका नाम सुना है। आप आइए उनकी जानकारी से अवगत होइए। गोना बेगम का मकबरा के बारे में कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ठीक है, कनिंघम अपनी रिपोर्ट जब लिखते हैं यानी कि अपना नोट्स बनाते हैं तो जारी करते हैं, वजीर गाजुद्दीन की विधवा थी की कब्र जो 1775 में बनाई गई थी। अब कौन थी गोना बेगम? तो गोना बेगम ईरानी शाही परिवार की अली कुली खान की बेटी थी। अली कुली खान की बेटी थी। अब अगर अली कुली खान की बेटी थी तो ये कहां रहती थी? प्रश्न तो ये भी है कि भाई कहां रहती थी गोना बेगम, गन्ना बेगम, है ना? तो आइए समझते हैं। मूलतः ईरानी मूल की अत्यंत रूपवती, उच्च कोटि की कवित्री, गजल लेखिका और गायिकी थी। यानी कि वह एक गायिका थी। गन्ना बेगम, गोना बेगम जो बहुत ही रूपवती थी, वह उच्च कोटि की कवित्री भी थी और गजल लेखिका और गायिकी भी थी वो, यानी कि वह एक गायिका थी। आपको ये पता है कि ये कहाँ रहती थी? तो यह रहती थी अवध में। अली कुली खान जो थे वह यहाँ के अवध के एक बड़े जागीरदार थे। क्या थे? बड़े जागीरदार थे, यानी कि बड़े जागीरदार की बेटी थी जो कि ईरानी परिवार से संबंधित थी। आप कहेंगे कि चलो ये फैक्ट पता चल गया, ठीक है। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि ये गोना बेगम का मकबरा है। अभी भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में समझना बाकी है आपके लिए। चलिए समझा देता हूं। इतना होने के बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसकी सलाहकार थी गन्ना गोना बेगम, किसकी अंगरक्षिका थी, अगर ये प्रश्न हो आपके सामने तो आप फिर उस समय क्या उत्तर देंगे? चलिए मैं बताता हूं। गन्ना बेगम उर्फ गोना बेगम ये महज्जी सिंधिया, महतजी महज्जी सिंधिया, जिन्हें आप महज्जी सिंधिया ही कहते हैं, यह तो इनका टाइटल है। अब इनका वास्तविक नाम से भी अवगत हो जाइए। महज्जी सिंधिया का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था माधवराव सिंधिया प्रथम। क्या याद रखोगे? प्रथम, घबराइए मत, ये फर्स्ट थे, है ना। 3 माधवराव सिंधिया हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ओके, तो ये प्रथम थे और इन्हीं को टाइटल मिला था महज्जी सिंधिया का। अब किसने दिया था वह आपको ग्वालियर जिला जब पढ़ेंगे वहां पता चलेगा। खैर अभी इतना समझिए कि गोना बेगम महज्जी सिंधिया की सलाहकार थी, उनकी अंगरक्षक थी। हुआ ये था कि गोना बेगम को पाने के लिए, यानी कि उनके रूपवती उनके सौंदर्य पर कहीं आक्रांताओं ने आक्रमण किए उनको पाने के लिए, जिससे वह परेशान होकर महज्जी सिंधिया के संरक्षण में आ गई। यहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्हें यहां पर भी कोई ना पहचाने, महज्जी सिंधिया में कि यहां पर उनको कोई ना पहचाने, तो उनकी आर्मी में इन्होंने क्या किया कि पुरुष का वेश धारण कर, किसका वेश धारण कर? पुरुष का वेश धारण कर उन्होंने इनके यहां पर सैनिक के तौर पर काम किया। सैनिक थे, सीधी सी बात है। महज्जी सिंधिया जब गंगा नदी को पार कर रहे थे तो गोना बेगम भी उनके जो सैनिक थी वो तो पुरुष समझते थे, महज्जी सिंधिया को तो कुछ पता भी नहीं कि कौन है भाई, ठीक है। तो वो जब बहने लगती है, यानी कि सिपाही जब बहता है तो उस सिपाही को बचाते हैं स्वयं महज्जी सिंधिया, और फिर जब लाते किनारे तब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो सैनिक नहीं, कोई स्त्री है। तो उस राज को फिर महज्जी सिंधिया भी दबा कर रखते हैं, फिर वो बताते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह से किया है। तो यह इतिहास है गन्ना बेगम गोना बेगम का, जो आज तक आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं था, जो आज इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए और अपने ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
एक बेहतर तैयारी करिए एमपीपीएससी की हमारे साथ। तो ये थी बेसिक जानकारी। एक जानकारी और है कि ये वीणा बजाने में एक्सपर्ट थी, यानी कि निपुण थी। ये जरूर याद रख लीजिएगा। आप चर्चा करते हैं ब्रिज ऑफ नूराबाद। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिज नूराबाद का निर्माता कौन? उत्तर देते हैं शेरशाह सूरी। अरे शेरशाह सूरी कहां से बनवाने वाले आ गए यहां पर? चलिए, कुछ भ्रांतियां हैं, उनको हम दूर करेंगे आज यहां पर। इसका प्राचीन नाम क्या था? सिहोरा था। ध्यान दें, एक सिहोरा जबलपुर में भी है। तो ये जबलपुर वाले सिहोरा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? हर एक क्षेत्र से वाकिफ है, तो समझिए अच्छे से कि सिहोरा नूराबाद का प्राचीन नाम था और एक सिहोरा जबलपुर जिले के अंदर पड़ता है, वह अलग है, ठीक है? तो जब हम जबलपुर पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताओं से आपको मैं जरूर अवगत करवाऊंगा। जहांगीर और नूरजहां के समय यह गांव समृद्ध हुआ और कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत की मलिका नूरजहां, मुगलिया सल्तनत की मलिका नूरजहां ने अपने बड़े काफिले के साथ यहां दस्तक दी थी और वह यहां पर रुकी थी। यहां के सौंदर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, तो प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की जहांगीर से कि भाई यहां पर कुछ ब्रिज वगैरह बनवा दीजिए। तो फिर ये ब्रिज बनवाया गया। और यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है तो वो देखिए, ये दो छतरियां जो बनी है, ये दो पिलर जो है, ये संगमरमर के हैं, ठीक है? अब ये पुल सांक नदी पर बना हुआ है, 7 नुकीली मेहराबों के साथ ये पुल खड़ा है। इस तरह के 7 मेहराबे भी हैं इस तरह के, ठीक है? ये जरूर देख लीजिएगा। कितना पुराना है ये मंदिर, सॉरी ब्रिज ऑफ नूराबाद? तो ये 400 साल पुराना है। कितना पुराना है? 400 साल पुराना है। और इसका निर्माण काल अवधि हम कब से देखेंगे? हम इसकी अवधि देखेंगे 1605 से 1627 के बीच में इसको बनवाया गया था। ये कोई मेरी व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं है, ठीक है? ये इतिहास के पन्नों में दर्ज, जहां पर वेरीफाइड कंटेंट होता है वहां पर है ऑन रिकॉर्ड। तो इसका समय काल यही है अभी, ठीक है? यानी कि किसका समय काल था? जहांगीर का। आप क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक का दर्जा देने का फैसला किया है, यानी कि निश्चय किया है। तो बहुत जल्दी इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया जाएगा, ठीक है? तो ये भी याद रख लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किसको संरक्षित स्मारक घोषित किया जा रहा है। ओके, अब एक चीज और है, ये तो हो गया आपका ब्रिज ऑफ नूराबाद। अब एक जो भ्रांति वो चल रही है, वो ये भ्रांति है कि यहां पर बताते हैं कि शेरशाह सूरी का भी ब्रिज है, जो आपने कापी किताबों में या फिर विकिपीडिया पे देखा होगा, कहीं और भी देखा होगा, ठीक है? पर अभी तक शेरशाह सूरी को लेकर या उसके द्वारा यहाँ पर बनवाया गया जो ब्रिज है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्यों? इसलिए नहीं पूछा गया कि इस तरह का कोई भी ब्रिज उसने मध्य प्रदेश में नहीं बनवाया। कुछ जंगलों में ब्रिज जो मिला है, उससे पुष्टि नहीं होती है कि ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया है। पुरातत्व विभाग की टीम और मध्य प्रदेश शासन जो है, वहां के जो रिकॉर्ड में ये बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। जब रिकॉर्ड में नहीं है तो सीधी सी बात है, प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए शेरशाह सूरी का ब्रिज यहाँ पर मैं आप लोगों को तो नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, जो फाइनल है वो ब्रिज ऑफ नूराबादी है। शेरशाह सूरी के नाम से कोई भी यहाँ पर ब्रिज नहीं बना है। बाकी उत्तर प्रदेश वगैरह वाले क्षेत्र में बने हुए हैं। तो हम यूपी तो पढ़ने वाले हैं नहीं, एमपी कवर करेंगे। ओके, आप आगे चर्चा करते हैं हुसैनपुरा की। हुसैनपुरा, इसका प्राचीन नाम क्या था? देखिए, इसका प्राचीन नाम था सरिया झोला है, ठीक है? अब ये क्यों फेमस हुआ? यहां पर किला और महल का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था और मुगलों ने यहां पर एक जागीरदार की नियुक्ति की थी, जो इस क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और किसको पहुंचाता था? औरंगजेब के दरबार में। तो ये है गढ़ी हुसैनपुरा, ठीक है? खैर अभी तो जंजर अवस्था में है। प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं कि हुसैनपुरा कहाँ है, तो आपको आंसर करना होगा मुरैना में है। इसके अलावा
आगे हम चर्चा करें लकी छाछ, लिखीराज गुफा या इसको पहाड़गढ़ गुफा के नाम से भी हम जानते हैं। अब आइए समझते हैं कैसे। देखिए हुआ ये कि लकी छाछ, इसके नाम से भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कहां पर है, तो मुरैना ही आंसर करना है। लिखीराज गुफा एमपी में कहां पर है, तो मुरैना में है। पहाड़गढ़ की गुफा कहां पर है, तब भी आप आंसर करोगे मुरैना में है। और कहां पर है, तो जोरा तहसील में पहाड़गंज से। अब पहाड़गंज यहाँ पर एक बड़ा कस्बा क्षेत्र है और उससे 10 किलोमीटर है ये, ठीक है। और कौन से गांव में, करसा और जादेरा गांव में है। तो ये गांव उनका नाम भी आपको याद रखना होगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं अंदर ले जाकर आपसे। गुफा में शिकार के दृश्यों के साथ नर मादा की आकृति को भी दर्शाया गया है यहाँ पर। ये शैल चित्र लगभग 20 किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन शैल चित्रों की खोज 1979 में मिशिगन विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के जो प्रोफेसर है डीपीएस द्वारकेश और पहाड़गढ़ के एक सिविल इंजीनियर श्रीराम शर्मा, इन दोनों ने खोज की थी यहाँ पर। तो खोजकर्ताओं के नाम भी आपको याद रख लेना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि भीमबेटका से भी पुराने शैल चित्र है ये, जो अब तक आपको नहीं पता है। भीमबेटका से भी पुराने शैल चित्र यहाँ पर पाए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 700 बीघा का क्षेत्र संरक्षित घोषित कर दिया है। बड़ा क्षेत्र 700 बीघा का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने यहाँ पर संरक्षित घोषित कर दिया है। तो यह भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इन चीजों पर आप काफी अच्छे से ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, सीधा पूछा जाएगा भैया चलिए बताए पहाड़गढ़ की गुफा कहाँ पर है वो बता दीजिए, ठीक है, कितने किलोमीटर में ये शैल चित्र पाए जाते हैं, इनके खोजकर्ता कौन रहे हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना चाहिए। अब आगे हम चर्चा करें अब दोनों खोजकर्ताओं ने, द्वारकेश और शर्मा जी ने, दोनों खोजकर्ताओं ने गुफाओं में प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और यहां पर 600 से अधिक चित्रों का दस्तावेजीकरण किया, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की उन्होंने। कितनी गुफाओं का विस्तृत श्रृंखला मिली यहाँ पर, तो 86 गुफाएं मिली है। ये संख्या भी याद रखनी है, ठीक है। कौन सी नदी साइड पर मिली है, तो आसान नदी। और यहां पर लिखीराज गुफा सबसे प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको लिखी छाछ या लिखी राज गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे बानमोर सीमेंट की। यह प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पर ओपन की गई थी। कई बार तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर कटनी में की गई है, ठीक है। तो कटनी में 1923 में की गई थी, ठीक है। इसके पहले भी सीमेंट फैक्ट्रियां थी पर वह इतने बड़े पैमाने पे नहीं थी। अगर मैं कहूं तो कटनी में भी इसके पहले 1918 में फैक्ट्री थी, पर वो नहीं मानी जाती है, आपको यही याद रखना है। तो कटनी में 1923, जबकि 1922 में अगर आप देखेंगे तो मुरैना में, ठीक है, बानमोर में स्थापित की गई, इसीलिए जिस स्थान पे इसको सेटअप किया गया था उसी स्थान के नाम से इसको जाना गया और होता भी यही है, बानमोर सीमेंट। ये एसएससी सीमेंट कंपनी है, ठीक है। और यहां पर आपको यह भी समझना है कि ये पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करती है। अब पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, चलिए मैं समझा देता हूं। एक ऐसी सीमेंट जिसमें आप इसका इस्तेमाल कह सकते हैं कि कैनाल बनाने में, या कहें कि और भी दूसरी अन्य स्थानों पर किया जा सकता है। रोड वगैरह जो बनते हैं, आपने देखा होगा कि सीमेंट के रोड जो आपने देखे होंगे वो इन्हीं सीमेंट के इस्तेमाल से बनते हैं, इसी प्रकार के सीमेंट से, ठीक है। घरेलू सीमेंट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है और इसमें पानी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि कोई भी मकान बनता है तो उसको तरी करनी पड़ती है, इसमें तरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, साधारण। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कब किया गया या उसकी खोज किसने की थी, सर जोसेफ एक्सपेडिन ने 1824 में लंदन में इसको डिस्कवर किया था। एक पहाड़ी थी, ठीक है,
पोर्टलैंड पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी के नामकरण पर इसका नामकरण हुआ। तो यह है मिस्टर जोसेफ। आप सिंपल प्रश्न अगर आपसे यह पूछा जाए कि चलिए आंसर कीजिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहां पर है, तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? क्या फिर तब भी आप बानमोर लगाएंगे या सतना लगाएंगे या कटनी लगाएंगे? क्या लगाएंगे आप? मुझे लगता है कि आप बानमोर, कटनी, और जितनी बार मैंने एमसीक्यूज में देखा है तो बच्चे कटनी की ओर ज्यादा जाते हैं। खैर, आज ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप। देखिए, ये हो गई आपकी मुरैना में बानमोर सीमेंट। ठीक, आप सतना में भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, रीवा में भी है, कटनी में भी है। प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में है, और धार जिले में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है अल्ट्राटेक। तो यह भी आपको याद रखना है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है? तो वह धार डिस्ट्रिक्ट में है। धार जिले के अंदर छोटे बड़े सीमेंट फैक्ट्री के जो टोटल कारखाने हैं वह 5 है। तो अगर ऐसा प्रश्न हो तो आपको धार के साथ जाना चाहिए।